हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का, जिसमें हम लोग कंप्लीट पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। और इस लेक्चर को पूरा डिज़ाइन किया गया है एफकेट 1 2026 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जिस लेवल का एफकेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल को पढ़ेंगे। किस टाइप का, जैसे कि फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फैक्ट से को ही कवर करेंगे। और पूरे पॉलिटी में जितना चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसी चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, पूरा पॉलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी को कंप्लीट करेंगे, पूरा डेडिकेट होकर पढ़ेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, वीडियो को देख के जाते हो तो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है चाहे गाइडेंस से लेके हो, एफकेट बैच से जो YT बैच चल रहा है, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये जो यूट्यूब बैच है इससे रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें सब चीज़ बताया दिए गए हैं। ठीक है, पूरा कवर है। कोई भी डाउट है तो ये व्हाट्सअप नंबर तो है ही है, इसका PDF जो है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में डला हुआ है। ठीक है, यूट्यूब बैच जो लॉन्च किए हैं वो डल चुका है, तो वहाँ से क्या फ़ायदा होगा, क्या एक्सेस कर पाओगे, हर चीज़ वो वहाँ पे डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे उसको और दोहराना नहीं है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटी कंप्लीट पॉलिटी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या इसका हिस्ट्री है, क्या इम्पेक्टेड हुआ है, हर एक फॉर्म को हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्योंकि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र आएगा, तो पहले समझ लो। जैसे कि कोई भी कंट्री है, मान लो इंडिया कंट्री है, अब इंडिया कंट्री को चलाना कैसे है, इंडिया को आगे बढ़ाना कैसे है, ठीक है, तो उस रेस्पेक्ट में पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है एक किताब में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्योंकि सपोज करो ऐसा कि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है तो उसका इलेक्शन कैसे होगा, ये भी अगर सपोज नहीं पता है, मान लो इलेक्ट होके भी चले गए तो आगे देश को कैसे चलाना है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो ऐसा रूल्स बना सकते हैं जो कि इंडिया के लिए है ही नहीं, इंडिया के फेवर में ना हो, तो इसको कौन गाइड करेगा। तो इन सब को गाइड करने के लिए अपने पास एक चीज़ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पूरा रूल्स रेगुलेशन आइडियाज़ लिखे हुए हैं कि कैसे एक देश को आगे बढ़ना है। ठीक है, किस टाइप के रूल्स यहाँ पे बनाना है कि पीपल के लिए अकाउंटेबल हो, पीपल के लिए ट्रांसपेरेंसी हो, पीपल के फेयरनेस में जाना चाहिए, न कि पीपल के अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो। तो इस रेस्पेक्ट में पूरा रूल्स बना हुआ है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है तो उसमें एक चीज़ ऐड किए गए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्शली रिजिड होगा, पार्शली फ्लेक्सिबल होगा, न कि इतना ज़्यादा रिजिड बना दो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही ना कर पाओगे, और ना ही इतना फ्लेक्सिबल बना दिए हो कॉन्स्टिट्यूशन को कि जो भी मन चाह रहा है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रहे हो। ऐसा नहीं, क्योंकि 1947 का टाइम देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उस समय का सिचुएशन और अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है, सितंबर 2025 चल रहा है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए तो उसके हिसाब से बनाए होंगे, उस सिचुएशन के हिसाब से बनाए होंगे। 1947 जो है उस समय जितना भी सिनारियो था, सिचुएशन था, उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। ठीक है, लेकिन अभी कितना चल रहे हैं, 2025 चल रहे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज होना पड़ता है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, सिचुएशन बदल गया, तो जब सिचुएशन बदल गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड भी तो जरूरी है। अब सपोज ये करो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिड बना दिए गए हैं कि अमेंड ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, इजीली बात है कि चेंज नहीं हो पाओगे। और टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज नहीं हो रहे हो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रेस्पेक्ट में इसको पार्शली रिजिड बनाए हैं और पार्शली फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। समझ आया? ठीक है, अब देखो ब्रिटिश क्या है, इतना डोमिनेशन कर रहे हैं। 1947 आते आते तक क्या है, ब्रिटिश भी हार गए, ब्रिटिश को जाना पड़ेगा। ये जो है, ये जो लॉजिक कौन लगा रहे थे, जो हमारे फोर्थ फादर है वो लोग लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा सत्याग्रह किए, इतना ज़्यादा स्ट्राइक हुआ, नॉन वायलेंस हुए, है ना, हर चीज़ रेस्पेक्ट में इंडिया को भगाने का ट्राई किए। तो फोर्थ फादर को एक आइडिया था कि ये जो है देश को छोड़ के चले जाएंगे। अब देखो, देश को छोड़ के लोग चले जाएंगे तो इंडिया को तो छोड़ देंगे, इंडिया जो है एक कंट्री बन जाएगा अपने आप में।
अब कंट्री बनेगा तो उसको आगे कैसे रन करना है, समझ रहे हो? क्योंकि आगे रन करने के लिए कुछ रूल्स तो होना चाहिए। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये कहीं तो लिखा हो, नहीं तो फिर कोई भी आके बोल देंगे कि हम इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम इस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो कोई भी आके बोल देंगे, कोई भी आके बोलेंगे, मतलब नॉन वायलेंस की तरफ वायलेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। किसी का क्या कर रहे हैं, किसी को सप्रेस कर रहे हैं, किसी के आइडियोलॉजी को सप्रेस करके अपना आगे बढ़ रहे हैं, अपने को डिनोमिनेशन में बता रहे हैं, अपने को सुपेरिटी बता रहे हैं। तो इस सब चीज़ ना हो, इसके लिए क्या किए कि एक डिमांड उठना स्टार्ट हो गया है कि जब ब्रिटिश जो है हमें छोड़ के जाएंगे तो इंडिया को चलाने के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए जिसके थ्रू इंडिया को प्रॉपर वे में रनिंग किया जा सके। तो सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक आइडिया आया, जो अभी हम लोग पार्लियामेंट समझते हैं ना, पार्लियामेंट देखते हैं कि जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है ना, जहाँ अमेंडमेंट होता है, हर रेस्पेक्ट में जो बात होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जो अभी पार्लियामेंट बना है उसमें होता है। तो उस समय रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए क्या इस्टेब्लिश किए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जिसका डिमांड होना उस समय से स्टार्ट हो गया था। कब? 1934 का टाइम देखो, ब्रिटिश छोड़ के जाएंगे 1947 में, और सबसे पहले स्टार्ट हो गया था डिमांड उठना 1934 में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए सबसे पहले जो डिमांड, जिसका आइडिया है, वो है एम.एन. रॉय, ठीक है, 1934 में, और ये कम्युनिस्ट पार्टी को इस्टेब्लिश किए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका फाउंडर है वो एम.एन. रॉय है। फिर आगे जैसे कि टाइम बीता तो फिर कांग्रेस को भी एक रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश तो छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ तो फ्रेमवर्क होना चाहिए, कुछ तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ रूल्स रेगुलेशन बने। तो कांग्रेस ने भी डिमांड इस्टेब्लिश कर दिया, डिमांड उठाना स्टार्ट कर दिए। 1935 में कांग्रेस ने डिमांड उठाए तो ब्रिटिश क्या है, एक्सेप्ट भी कर लिए। अब सोचो, एक चीज़ सोचो, ब्रिटिश जो है इंडिया को पूरी तरीके से सप्रेस करने में लगा हुआ है, लेकिन ये डिमांड को एक्सेप्ट क्यों कर लिए? एक बात जो है पॉइंट आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि डायरेक्टली जो है इंडिया अपने आप पे रूल्स से रेगुलेशन करना चाह रहा है, अपना रूल्स खुद बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश ऐसा होना देंगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन उस समय ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किए, क्यों किए? उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि उस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार। जो टाइम पीरियड यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हो 1940-1942 का समय है, और 1940-42 में वर्ल्ड वार चल रहे थे, और वर्ल्ड वार में क्या है, ब्रिटिश भी इंजेस थे। अब ब्रिटिश इंजेस तो थे, लेकिन ब्रिटिश उस समय हार रहे थे, उस जो वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश जो है हार रहे थे। अब जो हार रहे थे तो ब्रिटिश को भी तो बैक में सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट किसका चाह रहे थे? इंडिया का सपोर्ट चाह रहे थे। तो जब इंडिया का सपोर्ट चाह रहे थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का परमिशन देते हैं इंडिया को, लेकिन एक शर्त यह है कि इंडिया को हमारा साथ देना पड़ेगा वर्ल्ड वार 2 में लड़ने के लिए। तो इस रेस्पेक्ट में क्या किए कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए राजी हो गए। अब राजी ऐसे हो गए कि उन्होंने ऑफ़र भेजना स्टार्ट किए ब्रिटिश द्वारा, कि ब्रिटिश बोले कि अगस्त ऑफ़र ये रहा, इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन प्रपोजल दिए कि इसके थ्रू क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। तो क्या है, जैसे कि अगस्त ऑफ़र सेंड किए 1940 में, इसमें बोला गया है कि इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि इंडिया जो है हमारे अंडर में काम करेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा वो ब्रिटिश के अंडर में होगा, ये बोले। क्रिप्स मिशन में भी बोले कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको हम लोग पार्लियामेंट में बढ़ाते हैं। फिर वॉवेल प्लान आया 1945 में, फिर लास्ट में जाके कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। इसका मेंबर याद रखना है ना, जो कैबिनेट मिशन प्लान है, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ही जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है। ये बाकी सबको क्या है, रिजेक्ट किए हैं इंडिया के द्वारा। क्यों रिजेक्ट किए हैं बताता हूँ अभी, लेकिन एक चीज़ अब याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946, इसके थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है, जो एट प्रेजेंट हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। तो इसका मेंबर कौन कौन थे? पेंथिक लॉरेंस जो चेयरमैन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। याद रखना कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर थे, और तीनों मेंबर ये रहा चेयरमैन समेत, ठीक है। तो देखो, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन प्रपोजल, वॉवेल प्लान 1945, ये सबको इंडिया जो है, जो ब्रिटिश हैं, इंडिया को सेंड कर रहे थे कि इसके थ्रू क्या कर लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, लेकिन हमें बैक में जो है इंडिया का सपोर्ट कर लो,
इंडिया जो है ब्रिटिश का सपोर्ट करे वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए, लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिए। अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट किए, क्रिप्स प्रपोजल हो गया, वॉवेल प्लान हो गया, इसको रिजेक्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि इंडिया जो है हमें एक पूर्ण स्वराज मिले, हमें किसी के डोमिनेशन में काम नहीं करना है, हमें अपना खुद का देश बनाना है, हमें अपने हिसाब से देश को चलाना है, न कि किसी दूसरे का इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये लोग चाहते थे पूर्ण स्वराज, न कि किसी के डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस मतलब होता है कि जो है ब्रिटेन का हेड रहने वाला है उसके अंदर इंडिया काम करेगा, तो ब्रिटिश क्या हो गया वहाँ पे डोमिनेंट हो गया, है ना, डोमिनेशन हो गया, उसके अंडर में इंडिया काम कर रहे हैं। तो पूर्ण स्वराज चाहिए, ऐसा हमारे फोर्थ फादर इंडियंस का डिमांड था। लेकिन ब्रिटिश क्या कर रहे थे, ब्रिटिश जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो इंडिया जो है पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं उसको ब्रिटिश एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। समझ आ गया क्यों रिजेक्शन का कारण बना? ये जो हम लोग पढ़ते हैं अगस्त ऑफर हो गया, क्रिप्स प्रपोजल हो गया, वॉवेल प्लान हो गया, इसको क्यों अपोज के इंडिया? उसका मेन रीज़न यही था कि इंडिया चाह रहे थे पूर्ण स्वराज, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान है इसको एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, एक्सेप्ट किया और इसी के थ्रू क्या किए गए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको यहाँ पे इस्टाब्लिश किए। फिर एक चीज़ यहाँ पे समझो कि कैबिनेट मिशन प्लान जिसे इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिए, ये है क्या, क्यों ऐसे एक्सेप्ट किए? बाकी को पूरे तो रिजेक्ट कर दिए गए, और रिजेक्शन का रीज़न भी समझे। अब इसमें क्या है कैबिनेट मिशन प्लान में जिसे एक्सेप्ट कर लिए, तो सबसे पहले थोड़ा एक स्ट्रक्चर समझो कि यहाँ पे जो है कैबिनेट मिशन प्लान में जिसके थ्रू ये बोले गए कि ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान को बता रहा हूँ कि ब्रिटिश बोले कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, ठीक है, उसमें जो ब्रिटिश का वहाँ पे कोई हक नहीं रहने वाला है, कोई इंटरफेयर नहीं होगा, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब ब्रिटिश छोड़ के गए इंडिया को, तो इसी कैबिनेट मिशन प्लान को प्रपोज करके गए कि ये लोग कैबिनेट मिशन प्लान, इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, जिसमें से टोटल सीट रखे गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कितने थे, 389 थे, जिसमें से इलेक्ट होगा ब्रिटिश से इलेक्ट होगा वो कितना नंबर है, 296, और नॉमिनेट करेंगे प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है कि 93 जो भी यहाँ पे नॉमिनेट करने वाले प्रिंसली स्टेट से, तो प्रिंसली स्टेट मतलब होता है कि कोई भी राजा हो गया या फिर उसका हायरार्की हो गया, वो लोग वहाँ पे राज कर रहे हैं, राजा उस एरिया को राज कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रिटिश का इंटरफेरेंस नहीं था, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, जो कि 93 है। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस हैं उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। एक होता है गवर्नर प्रोविंस, जहाँ पे गवर्नर जो है वहाँ पे रूल करेंगे, अपॉइंट करने वाले ब्रिटिश। फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जहाँ पे चीफ कमिश्नर जो हैं वो होंगे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो 292 जो है वो गवर्नर प्रोविंस से आएगा, और जो 4 है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आने वाले हैं। तो इस रेस्पेक्ट में इसका पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर था, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया कैबिनेट मिशन प्लान क्या है। पहले तो इसका मेंबर समझ रहे हैं, मेंबर समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है सीट अलोकेट किए गए थे जो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, तो सीट अलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग दिस 3 कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख और जनरल। जैसे कि अभी होता है ना रिजर्वेशन दिए हुए हैं तो डिवीज़न हुआ है, सेम वहाँ पे भी सीट डिवाइड था कि मुस्लिम से जाएंगे, सिख से जाएंगे, फिर जनरल से जाएंगे। और सीट जो है डिसाइड होता था पॉपुलेशन के बेसिस में। ये क्वेश्चन आ चुका है, जो सीट यहाँ पे डिवाइड हुआ है वो पॉपुलेशन के बेसिस में डिवाइड हुआ है, याद रखोगे। और इसका जो मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है, जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इस मेथड से क्या करते थे यहाँ पे जो है इलेक्शन होता था। तो एक चीज़ समझो यहाँ पे, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक होता है फर्स्ट द पोस्ट पास्ट सिस्टम। ठीक है, दो यहाँ पे होता है, एक होता है सिंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और दूसरा होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कैंडिडेट को वोट देते हैं। ठीक है, कैंडिडेट को वोट देते हैं। कैसे कि सपोज करो यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, 3 2 1 1 2 3 करके तीनों कैंडिडेट हैं। 3 कैंडिडेट को अगर इसको 5% वोट मिला है, इसको मान लो 6% वोट मिला है, और इसको मान लो 10% वोट मिला है। ठीक है, तो जो पहला पर्सन है उसको 5% वोट मिला है, तो ये भी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे।
लेकिन इसका गवर्नमेंट में शेयर कितना होने वाला है, 5% का। ठीक है, सेम जो है सेकंड इंडिविजुअल है उसको 6% वोट मिला। इसका मतलब क्या है कि वो 6% का गवर्नमेंट में शेयर करेंगे। मतलब इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट सिंपल है कि 3 लोग अगर इलेक्ट हुए हैं तो तीनों को यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करना मिलेगा। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि आपको 50+1 चाहिए विनिंग के लिए। 50% से अगर एक ज़्यादा हो गए मतलब जीत गए, और जो लोग अगर 49 आए तो ये क्या है, डायरेक्टली हार गए। ये गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता। जो 50+1 है वो आएगा तो वही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अगर 50+ से अगर कम आ गए तो वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करता। ठीक है, डिटेल में समझाया हूँ, तो याद रखना है। फिर इलेक्शन उसी समय हेल्ड हुए, क्योंकि देखो कॉमन सेंस है कि ब्रिटिश छोड़ के चले गए, अपना राज छोड़ के चले गए, तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इलेक्ट तो होना चाहिए कि कौन जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। नहीं तो भी सभी बोलने लग जाएंगे कि हम आ रहे हैं रूल्स बनाने, हम बनाएंगे रूल्स। तो उस समय जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन कंडक्ट किए गए, जिसमें से मेजोरिटी सीट मिले वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट मिले हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले हैं, और जो इंडिपेंडेंट हैं उसको 17 सीट मिला है। तो ये लोग इलेक्शन के थ्रू क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए और वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना स्टार्ट किए। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लो, जो कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है, तो इंडिपेंडेंस के दिन पीएम जो है फ्लैग को होस्ट करते हैं रेड फोर्ट से, और रिपब्लिक डे के दिन क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो जो है होस्ट करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं कर्तव्य पथ से। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों अलग अलग हैं, तो याद रखोगे। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, जब यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हो गया तो अब क्या है, थोड़ा इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट किसको बोलते हैं कि ब्रिटिश छोड़ के चले गए। ठीक है, अब ब्रिटिश छोड़ के गए 1947 में ब्रिटिश छोड़ के गए, तो ब्रिटिश छोड़े, फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन कब हुआ, पहले ही इलेक्शन कवर कर चुके हैं 1946 में। ठीक है, तो 1947 एक्चुअली क्या है कि इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया। तो 1947 इसको एक मार्किंग मत लो, क्योंकि यहाँ से समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल समझता हूँ, देखो 2000 है, अभी 2000 चल रहा है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट इंड हो रहा है, लेकिन कुछ कारणवश क्या हुआ, इलेक्शन जो है 2001 में नहीं करा पाए, इलेक्शन को 2000 डायरेक्टली 2 में इलेक्शन हो रहा है ना, 2000 में कंप्लीशन हो गया। ठीक है, जो लोकसभा राज्यसभा उसका टाइम जो है कंप्लीट हो गया 2000 में। अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होना था, 2001 में यहाँ पे होना था, लेकिन किसी कारणवश सपोज करो 2002 में हो रहा है, तो 2001 से मतलब 2000 और 2002 इसके बीच में जो गवर्नमेंट बनाएंगे, जो देश को रन करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। क्योंकि भाई 2000 ख़त्म हो गया, 2002 में अब इलेक्शन हुए हैं, तो उसके बीच में गवर्नमेंट को कुछ तो लेना है, देश को तो आगे बढ़ाना है, तो कोई तो हो जिससे देश को आगे बढ़ा सके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है, एक टेम्पररी गवर्नमेंट होता है। तो उस समय में कौन कौन हेड थे उसको याद रखोगे। प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉवेल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन है, इसको याद रखोगे। कमांडर इन चीफ कौन थे, सर क्लाउड ये थे। वाइस प्रेसिडेंट आल्सो इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जवाहरलाल नेहरू हैं। होम अफेयर्स हो गया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन है इसको याद रखोगे। एग्रीकल्चर एंड फूड कौन है, राजेंद्र प्रसाद है ना। फिर कॉमर्स का कौन है, इब्राहिम है। फिर डिफेंस का बलदेव सिंह है। फाइनेंस का अली खान है। तो इसको याद रखोगे, जैसे कि लेबर हो गया, लेबर में, फिर लॉ में, रेलवे में, कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर का जो मिनिस्टर है ये कौन है। तो इसको जस्ट रीड करोगे, याद रखोगे, क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि एफकेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये रहा। फिर इंटरिम गवर्नमेंट में कौन पोस्ट में थे, इसको भी याद रखोगे। क्लियर है क्या, चलो। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन पास किए गए। क्यों ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन का जरूरत पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि फ्रेम करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक कच्चा चिट्ठा भी हो, जिससे क्या इसका ऑब्जेक्टिव हो,
कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फ्रेम होना चाहिए, क्या क्या डाले। ऐसा कि नहीं कि कुछ भी अपने मर्जी आ रहा है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव के लिए एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट भी किए, जो कि 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को पास किए गए बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि 13 दिसंबर 1946 में इसको अडॉप्ट किए गए। क्लियर है। इसमें से कमेटी फॉर्म किए, मेजर 8 कमेटी फॉर्म किए और माइनर में 13 कमेटी फॉर्म किए। अभी कौन कौन से कमेटी हैं इसको डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। याद रखोगे 8 मेजर कमेटी है और माइनर कमेटी 13 है। इसको क्या किया, इस्टेब्लिश किए गए। उसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट कमेटी है, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सेटअप किए गए 29 अगस्त 1947 में। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आल्सो नोन एज मॉडर्न मानुस और मॉडर्न मैन इसको बोले जाते हैं। क्लियर है। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका काम क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना कि कैसे इसको आर्टिकल में हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितना शेड्यूल हो, हर एक प्रॉपर जो कच्चा चिट्ठा जिसे बोलते हैं हम लोग, एक पेपर वर्क बोलते हैं, वो स्टार्ट किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने। क्या चीज़ इंक्लूड करना है, क्या चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ये सब यहाँ पे इस्टेब्लिश किए। अब इसको कैसे पता चले कि क्या इंक्लूड करोगे, क्या इंक्लूड नहीं करोगे। तो जब 1947 में स्टार्ट किए तो उस समय के सिनारियो, उस समय की स्थिति को देखते हुए पूरा क्या किए, इसमें सेटअप किए कि वो देखे कि यहाँ पे तो अनइक्वलिटी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी जोड़ो, जिससे क्या हो कि हर लोगों को प्रमोशन मिल सके। गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है देख रहे थे, तो यहाँ पे जोड़े कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किए गए, जिसे 141 डेज लग गया इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। ठीक है। टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर है 7 मेंबर, तो 7 मेंबर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रखोगे। मेंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर ड्राफ्ट हुआ, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी आया तो फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने पब्लिश किए, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जो है पब्लिश किए 21 फरवरी 1948, है ना, 18 मंथ टू पीपल ऑफ इंडिया। फिर सेकेंड जो ड्राफ्ट पब्लिश किए वो है 4 नवंबर 1949, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस के ड्राफ्ट को इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर किए हैं, इसमें इस पार्ट आर्टिकल है, इस पार्ट में और इतना शेड्यूल में डिवाइड किए हैं, तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब क्या किए वहाँ पे प्रस्तुत किए। तो इसका ला दिए गए, लोकसभा में क्या कर दिए गए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ पे टेबल में रख दिए। अब वहाँ पे रीडिंग स्टार्ट होगा कि सच में इस चीज़ को ऐड करना है कि नहीं करना है। ऐसा थोड़ा कि जस्ट ड्राफ्टिंग की, अब ड्राफ्ट को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं किया। उसको रीडिंग करना है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर कहीं जाके फाइनली उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किए। तो इसी रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट रीडिंग है उसको 5 डेज लग गया। फिर सेकंड रीडिंग जो है 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक गया। फिर जो थर्ड रीडिंग है ये है 26 नवंबर 1949, और ये जो थर्ड रीडिंग है यहीं पे क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको बनाने में जो है टोटल समय लगा 11 सेशन हुए और 165 डेज लग गया। टोटल टाइम 2 ईयर 11 मंथ 17-18 डेज मेजरली जो है 18 डेज को ही कंसिडर किए जाते हैं। और इसमें जो मनी अगर देखा जाए तो 64 लाख लगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। बताओ सही है, क्लियर है क्या। तो इस चीज़ को पूरा कंसिडर करते हुए आगे बढ़ोगे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कैसे हुआ हर एक पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट को लिखा गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, कि हर एक पॉइंट को पेपर को एनालिसिस करते हुए इसको बनाया गया है। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको हम लोग अब कंसिडर करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सिटिंग हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, यहाँ पे टेबल भी कर दिए। तो टेबल कब किए, कब कौन सा मीटिंग हुआ, ये भी तो जानना जरूरी है। तो 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे हुआ, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग अपना खुद अलग कंट्री का डिमांड करना चाहते थे। इसको तो अलग इलेक्टोरल रोल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुस्लिम यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसको हमें अलग कंट्री डिमांड दो।
अलग कंट्री हमें बना दो, या फिर हमें जो इलेक्शन है इलेक्शन में छूट दो और मुस्लिम मेजोरिटी यहाँ पे रहते हैं तो इसको स्पेशल प्रिविलेज दो। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से क्या है, मुस्लिम ने पहले ही जो सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में उसमें बाइकआउट कर दिए। फिर अगला जो 11 दिसंबर 1946 में जो सेकेंड असेंबली हुआ, सेकेंड मीटिंग हुआ, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको क्या किए, इलेक्ट हुए, क्या इसमें वर्क हुआ ये बता रहा हूँ। ठीक है, फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर हैं उसको टेम्प्ररी चेयरमैन बनाए। फिर वाइस प्रेसिडेंट केसी मुखर्जी एन वीटी कृष्णमाचारी जो हैं इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाए। तो 11 दिसंबर जो सेकेंड मीटिंग है उसमें ये सब चीज़ वर्क हुआ। फिर अगला जब 13 दिसंबर 1946 जब थर्ड रिवॉल्यूशन आया, जो थर्ड मीटिंग हुआ वहाँ पे, तो वहीं पे ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन इसको पास किए गए और इसको इंट्रोड्यूस किए गए बाय द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर। फिर आगे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे बढ़ा, टाइम है ना, टाइम आगे बढ़ते चले गए, तो 22 जो 22 जनवरी 1947 है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन जो है इसको एडॉप्ट कर लिए गए। उसी के थ्रू नेशनल फ्लैग को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्ट कर लिए गए। 22 जुलाई जो है 1947 में नेशनल फ्लैग, क्योंकि हर कंट्री का अपना सिंबल होता है, ये अपना नेशनल फ्लैग है, ये अपना नेशनल एंथम है, तो इसी को एक सॉवरेनिटी, एक इंटीग्रिटी और एक अपने फ्लैग के प्रति नेशनलिज्म बनाने के लिए एक कलर का डिज़ाइन किए। इसका जो रेशियो होता है 2:3 होता है। बाकी अलग क्लास में इसको पढ़ेंगे पूरा, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट एक रिमाइंड रखना 2:3 में होता है। फिर 15 अगस्त 1947 क्या है, ट्रांसफ़र हो गया पावर का, इस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 में पूरा पावर का ट्रांसफ़र हो गया, जो है इंडिया और पाकिस्तान का पूरा डिवाइड हो गया, जिसमें से इंडिया को सॉवरेन बताया गया। ठीक है, तो इंडिया में हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, सेम पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाते हैं जो आज़ादी का दिन है। ठीक है, फिर मई 1949 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाई इंडिया मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ का, उसमें इंडिया ने अपना रेटिफाई किया है। कब किया है, मई में 1949 में। फिर 26 नवंबर 1949 आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इनेक्ट कर लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एडॉप्ट कर लिए। लेकिन इसको इस समय 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट नहीं किए। कब एडॉप्ट किए हैं, 26 जनवरी 1950 में, 1950 में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 26 जनवरी है इसको हिस्टोरिकली हम लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि यहीं से पूर्ण स्वराज का आइडिया इमर्ज होकर आया है 26 जनवरी को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किए हैं, मतलब इम्प्लीमेंट किए हैं। बल्कि बन कब चुका था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा फ्रेम हो चुका था। कब, 26 नवंबर 1949 में। लेकिन इसको एडॉप्ट किए हैं, मतलब इम्प्लीमेंट किए हैं, पूरा फोर्स में लाए हैं, वो 26 जनवरी 1950 है। रीज़न समझ आ गया। फिर अगला देखो 24 जनवरी 1950, इसमें क्या हुआ कि नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम, जिसे कौन लिखे गए। एक सेकेंड, सबसे पहले ये समझो कि एडॉप्टेशन हुआ, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को एडॉप्ट किए हैं 24 जनवरी 1950 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इसी में हुआ है, 24 जनवरी 1950 में भी फाइनल असेंबली हुआ है। प्लस नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को क्या किए गए, एडॉप्ट किए गए। राजेंद्र प्रसाद जो है इसको प्रेसिडेंट बनाए गए और फाइनल सेशन तो हुआ है। फिर कंटिन्यू एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट 1952। तो जब तक नया पार्लियामेंट न बन जाए तब तक के लिए इसको प्रोविजनल प्रेसिडेंट बना दिए गए। पूरा प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गया, जो कि 26 जनवरी 1950 आते तक पूरा फोर्स में आ गए। क्लियर है, इतना समझ आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, इसको याद रखोगे। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसमें कौन कौन मेंबर थे, किसका वर्किंग क्या था, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि ऊपर से हम लोग पूरा ओवरव्यू ले लिए, हिस्ट्री भी जान लिए, कैसे इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, कौन मेंबर थे, सब डिटेल में हम लोग पढ़ लिए। अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फ्रेम हुआ, उसका कंपोजिशन कैसे हुआ, कौन मेंबर कौन सा पोजीशन हेल्ड किए, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये कंसिडर करना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है पार्ट नहीं थे। महात्मा गांधी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे,
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कभी इन्होंने भाग नहीं लिए हैं, महात्मा गांधी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले जो प्रेसिडेंट रहा है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आफ्टर इलेक्शन के बाद जब 1946 में जो इलेक्शन हुआ है, फिर टेम्प्ररी प्रेसिडेंट कौन रहे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बिफोर इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले कौन रहे थे, जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्प्ररी प्रेसिडेंट, वो है सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन के बाद जो परमानेंट बना है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखोगे। और फर्स्ट जो स्पीकर बने हैं उस समय का वो है जीवी मौलंकर। वाइस प्रेसिडेंट हैं टीटी कृष्णमाचारी, केसी मुखर्जी। और जो फर्स्ट पार्लियामेंट बन गया है, बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इलेक्शन के बाद पूरा फर्स्ट पार्लियामेंट बन गए हैं। अब इसी के थ्रू पूरा इंडिया जो है रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। इंडिया अपने इंटरनल मामले में, एक्सटर्नल मामले में पूरा इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिया का खुद अब एक सॉवरेनिटी है। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट जब बना उस समय, तो उसमें से मेंबर जो हैं वो 299 आ गया। पहले कितना पढ़े थे? 389। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसमें 389 मेंबर थे टोटल, अब 299 हो गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने विड्रॉल तो किया। मुस्लिम लीग कहाँ है? पाकिस्तान चले गए। जितना मुस्लिम मेजोरिटी है वो पाकिस्तान अलग से कंट्री बना लिए, तो उसका वोट जो है ना, वो तो कम हो गई होगा। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1989 में, इसको क्या किए गए, उसमें जो मेंबर थे 389, उसके थ्रू तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। तो टोटल मेंबर 389 थे, अब ये कितना हो गया? 299। जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो उसमें 299 मेंबर थे। और सिंबल जो एडॉप्ट किए गए वो एलिफेंट का एडॉप्ट किए गए। एलिफेंट एडॉप्टेड एज अ सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब इसमें से कुछ की पर्सनालिटी हैं, याद रखोगे। जैसे कि BN राव है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र रहे हैं। HVR जो एंगर हैं, सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। SN मुखर्जी, चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम बिहारी रायजादा, कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेकोरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डेकोरेट करना, कहाँ में कौन सा चीज़ जो है इंक्लूड करना है, इसका जिम्मेदारी थे। फिर जो हिंदी कैलीग्राफी है, हिंदी जो लिखना, वो थे वसंत कृष्ण विद्या एंड इल्यूमिनेट किए गए थे नंदलाल बोस ने। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद रखना है। अब वुमेन का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला है, तो कौन कौन से वुमेन है, जस्ट इसको एक बार रीड करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जस्ट एक बार रीड करोगे वुमेन से। अगर सपोज क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ पे एटलीस्ट ऑप्शन को टिक तो कर पाओगे। डिटेल में बता रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, जस्ट ऊपर ऊपर मैं पढ़ा के नहीं जा रहा हूँ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो लैंग्वेज है, याद रखोगे इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि जितना भी फोर्थ फादर उस समय के थे मोस्टली लोग लॉ किए थे। पढ़ाई किसका किए थे? वकालत का किए थे। अब वकालत का पढ़ाई मोस्टली कहाँ पे होता है, कौन से लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश में। और जितना भी पढ़ाई किए थे सब फॉरेन से पढ़ाई किए थे। ठीक है, फॉरेन से पढ़ाई किए थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो फॉरेन में तो पूरा इंग्लिश चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाए तो उस समय इंग्लिश को ही एज अ प्रायोरिटी रखे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो फ्रेम किए थे, पहले ही बताए थे कि 8 जो है मेजर कमेटी है, 13 माइनर कमेटी है। तो उसमें से सबसे पहले ये पढ़ो कि कौन कौन से मेजर कमेटी हैं और उसका हेड कौन रहा है। ठीक है, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी हो गया, इसको हेड किए हैं जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फिर स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट, ये सब जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, है ना। तो इस रेस्पेक्ट में जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का डॉक्टर BR अम्बेडकर, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो इसको क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, रीड करोगे अपने लेवल में, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, इसको एक बार रीड बस करना है। फिर सेम माइनर जो 13 माइनर कमेटी बताए गए थे, है ना, पढ़े थे। 8 मेजर है और 13 माइनर है। तो माइनर कमेटी में फाइनेंस एंड स्टाफ का कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग में राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है विथ चेयरपर्सन, है ना, विथ चेयरपर्सन के साथ। तो इसको एक बार रिफ़र करोगे, एक बार रिवाइज़ करोगे, क्योंकि ये स्लाइड जो है ये PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो रिवाइज़ करना। अब देखो, जैसे 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया तो फर्स्ट कैबिनेट कौन कौन रहे हैं, कौन से मेंबर कैबिनेट का फॉर्म किए, इसको ध्यान देना है।
जैसे कि एट प्रेजेंट कैबिनेट मेंबर है ना, जैसे पीएम है तो पीएम का कैबिनेट होता है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा के इसको याद रखोगे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये जस्ट याद रखोगे, फर्स्ट कैबिनेट बना है ये, इतने लोग है ना, कौन कौन से इसका पोस्ट हैं, किससे रिलेटेड हैं, इसको पूरे को याद रखोगे। क्लियर है क्या? तो ये तो हो गया पूरा जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट टर्म था, इम्पोर्टेंट जितना भी थ्योरी थे, हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग कवर किए। कोई भी डाउट यहाँ पे रहना नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक MCQ सीरीज़ आएगा उसमें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थ्योरी तो कवर कर चुके हैं, जब थ्योरी पढ़ लियो तो उसको अप्लाई भी तो करना है, समझ रहे हो। तो अप्लाई करने के लिए इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQ आएगा, और ये MCQ ऐसा होगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। क्लियर है? तो इसके बाद MCQ प्रैक्टिस लगाना, ये पता चल सके कि जो थ्योरी पढ़े हो उसका अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।